एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम नाजिज़्म जो चैप्टर हमने स्टार्ट करा था क्लास 9 का, उसी को हम आगे आज कंटिन्यू करने वाले हैं। तो देखिए, हमने लास्ट जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने यहाँ तक देख लिया था पूरा पार्ट कि किस तरीके से ईयर ऑफ डिप्रेशन आया था, कैसे सिचुएशन ख़राब हो चुकी थी इकनॉमिकली। अब हम आज देखने वाले हैं हिटलर का किस तरीके से राइज़ हुआ उसके बाद जर्मनी के अंदर। तो देखो, अब यहाँ पे सिचुएशन क्या चल रही थी, जो इकोनॉमिक पॉलिटिकल और जो सोसाइटी जो थी वो बिल्कुल ही हिल चुकी थी। ठीक है, इकोनॉमिकली कैसे, देखो अभी हमने पीछे वीडियो में देखा था कि वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज हो गया था, एक ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आ चुका था। पॉलिटी वाइज कैसे कि लोग जो है, मतलब कोई पॉलिटिकल पार्टी अच्छा काम नहीं कर पा रही थी अभी तक। उसके अलावा सोसाइटी कैसे कि सोसाइटी में लोग जो थे इतना ज़्यादा, मतलब जैसे इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब हुई तो सोसाइटी वाइज भी अगर लोगों की जो सिचुएशन थी वो गिरती चली गई। अब देखो, यहाँ पे हिटलर के बारे में उसने बताया कि हिटलर का जो बर्थ हुआ था 1889 में हुआ था, ऑस्ट्रिया में हुआ था। ठीक है, उसने अपना जो बचपन का टाइम था वो थोड़ा गरीबी में कुछ ज़्यादा ही निकाला था। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी तो उसने अपने आप को आर्मी में उस टाइम पे एनरोल करा लिया था। तो वो कॉर्पोरल के तरीके से उस टाइम पे उसने काम करा था। ठीक है, वो बेसिकली कर क्या रहा था उस केस में, वो मैसेंजर की तरीके से काम करता था फ्रंट के ऊपर, मतलब फ्रंट मतलब जहाँ लड़ाई होती है, और वहाँ पे उसके बाद जो है उसको इस सब चीज़ के लिए, ब्रेवरी के लिए अवार्ड्स भी मिले थे। अब उसके बाद क्या होता है कि जब जर्मनी हार जाती है बुरी तरीके से वर्ल्ड वॉर 1 में, और वर्साइल की ट्रीटी होती है, तो उस चीज़ ने हिटलर के अंदर एक बहुत गुस्सा भर दिया होता है। क्यों? क्योंकि उसको इतनी चीज़ें ख़राब लगती है। वो बेसिकली देखो, अब ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ था और कहानी जर्मनी की चल रही है। तो पहले ऑस्ट्रिया और जर्मनी एक ही नेशन हुआ करता था पहले के टाइम पे। तो वो उस बंदे के अंदर बहुत ज़्यादा, जैसे कहना चाहिए, एक देश के लिए एक देश प्रेम था उसके अंदर। अब क्या हुआ था, जो ये सिचुएशन हुई, इसने बहुत ज़्यादा, जो हिटलर था उसको बुरा लगा इस चीज़ को लेके, उसको बहुत ज़्यादा पिंच हुई ये चीज़। अब इस वजह से क्या हुआ, 1919 में उसने एक छोटा सा ग्रुप ज्वाइन करा उस टाइम पे जिसका नाम था जर्मन वर्कर पार्टी। अब ये जो जर्मन वर्कर पार्टी है, इसको थोड़े टाइम में इसका नाम बदल के नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर रख दिया गया था, जर्मन वर्कर पार्टी रख दिया। यही पार्टी आगे चल के नाजी पार्टी बनेगी जिसका पार्ट हिटलर होगा। ठीक है, अब 1923 में क्या हुआ, हिटलर ने सोचा कि मैं ब्रेविया नाम की एक जगह थी, उसने उस पर कब्ज़ा करने के लिए, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा इच्छा थी कि मैं कोई जगह कब्ज़ा लूँ या मैं कहीं पे मेरे पास एक पावर होनी चाहिए। तो हिटलर ने इसी वजह से प्लान करा कि मैं ब्रेविया नाम की जगह उस पर अपना कब्ज़ा जमा लेता हूँ। तो वो बर्लिन तक गया और फिर उसके बाद उसने इस जगह को कैप्चर कर लिया, लेकिन वो उस चीज़ पे नहीं जीत पाया और उसको अरेस्ट कर लिया गया था। ठीक है, काफ़ी टाइम वो जेल में रहा, उसके बाद वो बाद में छूटा था। अब क्या हुआ, 1930 के बाद की बात देखते हैं यहाँ पे, जो नाजी थे। ठीक है, अब जो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आके चुका था, इतनी ख़राब सिचुएशन थी, तो 1929 में जो बैंक्स थे या जितने भी काम, जो बिजनेस चल रहे थे, वो सब बंद हो चुके थे। और जितने वर्कर्स थे उनका काम जो था वो छूट चुका था। लोगों को डर था कि हम जो, मतलब जो हमारी जिस लेवल पे हम हैं, मतलब हायर क्लास को ये डर था कि वो मिडिल क्लास में ना आ जाए, मिडिल क्लास को डर था कि वो लोअर क्लास में ना चले जाए। तो ये बहुत ज़्यादा डर लोगों के अंदर भर चुका था। अच्छा, क्योंकि कोई काम नहीं बचाता तो लोगों को वैसे भी लगने लग गया था कि हम कहीं स्टैंड करते भी हैं या नहीं। अब यहाँ पे देखो, इसी सिचुएशन से नाजी प्रोपेगेंडा नाम की एक चीज़ उभर के आएगी। ठीक है, अब 1928 में क्या होगा, नाजी पार्टी जब इलेक्शन हुए थे, नाजी पार्टी जो थी, जो ये जिसका पार्ट हिटलर बना था, तो उस टाइम पे 2.6% वोट ही इसको मुश्किल से मिले थे जर्मन पार्लियामेंट के अंदर। लेकिन अब देखो, जब 1932 आएगा, ये सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी जिसको 37% वोट मिलेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ देखो, हिटलर जो था वो बहुत बड़ा अच्छा स्पीकर था। स्पीकर से मतलब कि आप ये समझो कि वो अपनी बातों से, उसको इतना अच्छा लोगों को इन्फ्लुएंस करना आता था, लोग उसकी बातों में बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते थे। ठीक है, उसका जो पैशन था और जो उसके जो तरीका था बोलने का, लोग उससे बहुत प्रभावित होते थे। तो उसने क्या करा, उस टाइम पे उसने ऐसी ऐसी बातें करी जिनके लिए लोग शायद परेशान थे। ठीक है, तो उसने बोला कि मैं जर्मनी को वापस एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाऊंगा। जितनी चीज़ें जर्मनी ने झेली हैं वर्साइल की ट्रीटी के बाद,
मैं वो सबको, उस सारे ही जो हमारे साथ बुरा हुआ था, मैं उस चीज़ों को बदलूँगा। मैं जो जर्मनी की जो अब एक जो इज्जत थी जर्मनी के लोगों की जो नहीं बची है, मैं वो सब वापस दिलाऊंगा। तो हिटलर ने ऐसे ऐसे वादे करे थे। अब वहाँ पे लोग ऑलरेडी परेशान थे इकोनॉमिकली, सोशली, तो उन्हें ये बातें बहुत अच्छी लगने लगी। ठीक है, उसने लोगों से वादा करा कि देखो आप लोगों पे काम तो है नहीं, तो मैं आपको काम दिलवाने का वादा करता हूँ। ठीक है, और उसने क्या बोला कि देखो जितने भी फॉरेन इन्फ्लुएंसेस हैं, मतलब कि फॉरेन इन्फ्लुएंस मतलब जितने ये अलाइड पावर्स थी ना, ये अपनी नज़रें गड़ा के रखती थी जर्मनी के ऊपर। तो इसने ये वादा करा कि देखो जो जितने ये लोग हैं, मैं वादा करता हूँ कि मैं इन लोगों को यहाँ से बिल्कुल हटा दूंगा। अब हिटलर ने क्या करा, इसी तरीके से एक नया पॉलिटिकल स्टाइल उसने निकाला। उसने क्या करा, अ, उसने ये समझा कि देखो जितने लोग होते हैं, ठीक है, जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ज़्यादा जो है लोगों को लगेगा कि ये बंदा पावरफुल बंदा है। ठीक है, तो इसने क्या करा, बड़ी बड़ी रैलीज़ निकाली। बाकी जो नाजीज जो लोग थे उन लोगों ने भी इसको काफ़ी सपोर्ट करा, बड़ी बड़ी रैलीज़ निकाली, पब्लिक मीटिंग करी, जो कि वो शो कर रही थी धीरे धीरे कि वो हिटलर को सपोर्ट करती हैं। ठीक है, तो लोगों के अंदर उस टाइम पे जितने ये नाजीज थे या जो थे, उनके अंदर एक सेंस ऑफ यूनिटी आ चुका था। वो एक दूसरे के साथ जुड़ के चलना चाहते थे। अब इन्होंने अपना सिंबल बनाया ये स्वास्तिक। अब ये वाला स्वास्तिक वो वाला स्वास्तिक नहीं है जो हमारे इंडिया में चलता है, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो ये इन्होंने ये जो साइन बनाया था वो अलग साइन था। यहाँ पे जितने लोग होते थे उनका मतलब ऐसे हो चुका था कि स्वास्तिक है, लोग सल्यूट करें उसको। ठीक है, एक स्पीच बोलने के बाद लोग जितनी ज़्यादा तालियां बजाएंगे वो उतना ज़्यादा दिखाएगा कि ये बंदा कितना ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, तो ऐसी ऐसी चीज़ें उसने इंट्रोड्यूस करी जो अभी तक नहीं हो रही थी। अब आप यहाँ देख सकते हो, देखो कितनी बड़ी बड़ी यहाँ पे आपको रैलीज़ में आपको कितना भीड़ दिख रही है। तो ये सब चीज़ें शो कर रही थी कि कितना ज़्यादा हिटलर को लोग सपोर्ट करने लग गए थे उस टाइम पे। अब नाजी प्रोपोगंडा जो उसने शुरू करा था, जिसमें वो ये बताता था हर वक्त कि मैं नाजीज़ के लिए ये करूँगा, नाजीज़ के लिए वो करूँगा, नाजी ही सबसे इम्पॉर्टेंट है उसके लिए। तो वो चीज़ें जो थी धीरे धीरे उसने हिटलर को मतलब ऐसा दिखाना शुरू कर दिया कि वो एक मसीहा है। अगर किसी को अच्छा कुछ चाहिए इस देश के लिए अपने लिए, तो उसको हिटलर को ही सपोर्ट करना पड़ेगा, ऐसी इमेज उसने क्रिएट कर दी। ठीक है, अब जो लोग थे जिनका वैसे ही प्राइड या मतलब जो जो उन लोगों की जो डिग्निटी थी, जो उनका भरोसा था, वो ऑलरेडी टूट चुका था। तो ऐसे टाइम पे सबको ये बातें अच्छी लग रही थी। ठीक है, अब देखो डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी कब इसने ख़त्म हुई? 1932 में इलेक्शन हुआ था, ये जीत गया था, 37% वोट जो थे नाजी पार्टी को मिल गए थे। अभी हमने ऊपर देखा। अब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि 30 जनवरी 1933 में क्या होगा। जो प्रेसिडेंट थे वहाँ पे, प्रेसिडेंट ने उसको ऑफ़र करा, हिंडनबर्ग जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने उसको बोला कि आप यहाँ पे चांसलरशिप संभाल लो, जो कि हाईएस्ट पोजीशन होती थी कैबिनेट मिनिस्ट्री में। ठीक है, उसने बोला हिटलर को कि आप चांसलरशिप संभालो। ये कुछ ऐसा ही है जैसे हम यहाँ पे हमें कोई अगर पार्टी जीतती है तो उसको प्रेसिडेंट न्योता देते हैं कि अब आप अपनी सरकार बनाइए। ठीक है, तो इसी तरीके से वहाँ पे उसको, जैसे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, वहाँ पे वो चांसलरशिप उसको ऑफर करी गई। ठीक है, तो जब वहाँ पे जो हिटलर था उसको चांसलरशिप मिली, तो उसको काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे पावर मिल गई थी। तो ये उसको एक ऑप्शन मिल गया कि वो किस तरीके से अब यहाँ पे डेमोक्रेसी ख़त्म कर सकता है। ये उस पर पावर एक्स्ट्रा थी तो उसको कोई रोक भी नहीं सकता था। अब हिटलर ने क्या करा, हिटलर उस टाइम पे क्योंकि उसमें पावर थी, तो एक दिन अचानक से क्या हुआ कि जो जर्मन पार्लियामेंट था उसमें आग लग गई। एक मिस्टीरियस तरीके से आग लगी और किसी को नहीं पता कि वो आग कैसे लगी, कब लगी, क्यों लगी, बट वो लग गई थी। ठीक है, तो ये अब आप सोचो आपके पार्लियामेंट में अचानक से आग लग जाए कोई मिस्टीरियस तरीके से, तो वो एक सिक्योरिटी प्रॉब्लम है। तो इसी तरीके से उसने ये दिखाया कि देखो हमारे को कितना बड़ा हमारे यहाँ सिक्योरिटी का इशू है, और इस सब के लिए मुझे एक अच्छी यहाँ पे जांच करानी पड़ेगी। तो अब यहाँ देखो 30 जनवरी को उसको ये ऑफ़र मिला, 28 फरवरी में ही ये काम होना शुरू हो गया। उसने क्या करा, सबसे पहले ये बोला कि देखो आपके जितने भी सिविल राइट्स हैं, जो हमारे यहाँ जैसे फ्रीडम राइट्स होते हैं वैसे ही उनका, उसने बोला कि ये सब अभी मुझे रोकने पड़ेंगे क्योंकि ये तो इमरजेंसी की सिचुएशन है एक तरीके से। तो क्योंकि जब यहाँ पे आग लग सकती है तो आपके यहाँ मतलब जर्मनी में बहुत बड़ा एक सिक्योरिटी का इशू है।
तो इसकी वजह से क्या हुआ, जितने भी कम्युनिस्ट थे, ठीक है, या जो लोग बाकी पार्टीज़ के थे, उनकी इसने क्या करना शुरू करा कि उनकी जांच करनी शुरू करी। तो जितने अपोजिशन पार्टीज़ थी उनको धीरे 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 करके इसने जो है एक उनकी ये कहना चाहिए कि एग्ज़ामिन करने के लिए, उनसे पूछताछ के लिए उन्हें कंसंट्रेशन कैंप में भेजना इसने शुरू करा धीरे धीरे। अब जो कम्युनिस्ट थे उनकी हालत ख़राब होनी शुरू हो गई। अब वो ये बताते हैं यहाँ पे कि इतने सारी लोगों में से जो 6,808 जो अरेस्ट फाइल थी वो डसलडॉर्फ वाला जो एक एरिया है वहाँ पे मिली थी। तो मतलब आप ये समझो कि उसने सबसे पहले क्या करा, उसका जितना अपोजिशन था उसने उठाया और उठा के उसने जो है भेज दिया कंसंट्रेशन कैंप्स में। तो इस वजह से क्या हुआ कि जितने अपोजिशन के लोग थे वो उसके सामने धीरे धीरे करके ख़त्म हो चुके थे, अपोजिशन ही ख़त्म हो गई। अब क्या हुआ, जब हम यहाँ पे अब वो आगे बता रहे हैं कि उसने धीरे धीरे करके 52 अलग अलग तरीके से विक्टिम्स उसने निकाले थे पूरी कंट्री में से। अब देखिए 3 मार्च में क्या होता है, एक उसने अनेबलिंग एक्ट करके पास करा। अनेबलिंग एक्ट में क्या था, ये जर्मनी के अंदर डिक्टेटरशिप दिखाने के लिए या लाने के लिए एक बहुत बड़ा एक्ट समझ लो जो आया था। इससे क्या हुआ, हिटलर को सारी पावर मिल गई। अब वो पार्लियामेंट भी नहीं बचा, अब वो रूल कर सकता था अपने मन से। जितनी पॉलिटिकल पार्टीज थी या जो ट्रेड यूनियंस बनी हुई थी वो सारी बैन कर दी गई। सिर्फ पूरे जर्मनी में एक ही पार्टी चल रही थी जो कि थी नाजी पार्टी और उसी की सपोर्टर पार्टीज, ठीक है। अब क्या होता है, धीरे धीरे करके जितना मीडिया है, आर्मी है, इकोनॉमी है, जुडिशरी है, सब पे जो है इसका कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाता है नाजीज का, नाजी पार्टी का बेसिकली, ठीक है। उसने क्या करा, एक स्पेशल सर्विलेंस और सिक्योरिटी फोर्स उसने बनाई, जिसमें ये था कि भाई जितने भी लोग अपार्ट फ्रॉम नाजी, जितने भी लोग आप पे जब भी शक होता है आप उन्हें आप मतलब उनके लिए एक जैसे छोटे छोटे पुलिस वाले इधर उधर फैले होते हैं, तो इसी तरीके से सिक्योरिटी फोर्स उसने बनाई थी। अब इसमें क्या था कि ये जो रेगुलर पुलिस होती थी वो अलग यूनिफॉर्म होती थी उनकी, इनकी जो यूनिफॉर्म्स थी वो बिल्कुल सिविल ड्रेस में ही होती थी। अब ये करते क्या थे, ये वहाँ से जितने भी लोग जो नाजीज नहीं थे, ठीक है, उन्हें वहाँ पे जो अलग अलग उसने क्या करा, उन लोगों के बीच में जैसे जूइश हो गए या पॉलिश लोग हो गए, उनके बीच में उसने स्टॉर्म ट्रूपर्स नाम से मतलब एक सीक्रेट पुलिस थी, इन सबको वहाँ पे उसने फैला दिया। ऐसी बहुत सारी, जैसे आप यहाँ देख सकते हो, प्रोटेक्शन स्क्वाड, क्रिमिनल पुलिस और सिक्योरिटी सर्विसेज करके, मतलब काफ़ी सारी ऐसे छोटे छोटे पुलिस के ग्रुप्स उसने बनाए थे इन्हें। इससे क्या हुआ, इसने जो नाजीज थी, ठीक है, उनको मतलब ऐसा इन्हीं सब चीज़ों की वजह से जो नाजीज थे उनको एक क्रिमिनल के रूप में देखा जाने लग गया था, क्योंकि ये नाजी को सपोर्ट करता था। और जो नाजीज थे उन्हें ये समझाया जा रहा था कि देखो जितने ये लोग हैं ये सिक्योरिटी में एक प्रॉब्लम डाल रहे हैं जर्मनी की, तो अगर आपके आसपास आपको किसी भी शक हो तो आप बताइए। तो ये ख़राब सिचुएशन उसने बनानी शुरू कर दी थी। अब देखो इसमें यहाँ तक की कहानी जो थी वो ये थी कि वो किस तरीके से बाकी लोगों को दबा रहा था। अब यहाँ देखो रिकंस्ट्रक्शन, अभी क्या करा है उसने, पूरा जो डेमोक्रेसी थी वो तो हिला ही दी है, अब कर रहा है वो रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन किस चीज़ का, जो इकोनॉमी ख़राब हो गई थी। हमने अभी यहाँ ऊपर पढ़ा था पहले कि इतनी ख़राब सिचुएशन थी कि पैसे तो थे ही नहीं जर्मनी के अंदर अच्छे खासे, इतनी महंगाई हो चुकी थी, लोग कुछ भी काम करने को तैयार थे। तो अब वो उसने सोचा कि अब मुझे दोबारा सारी चीज़ें रीस्टोर करनी है, ठीक है। तो हिटलर ने जो उस टाइम पे एक बंदा था हजमल, तो उसको ये बोला कि देखो आप इकोनॉमिक्स को बहुत अच्छे से आप समझते हो, तो आप कुछ ऐसा प्लान बनाओ जिससे इकोनॉमी रिकवर हो सके। तो बहुत अच्छा, मतलब स्टार्टिंग में दोनों ने अच्छे खासा काम करा। तो उसने क्या करा, उसने ये बताया, जो इकोनॉमिस्ट था उसने बोला कि तो जो ये इकोनॉमिस्ट था उसने ये बोला कि देखो हमें ना स्टेट फंडेड प्रोग्राम्स चलाने पड़ेंगे, मतलब ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स बनाने पड़ेंगे जिसमें लोगों को काम मिल सके। तो उसने सबसे पहले काम क्या करा कि हमें जर्मनी में सुपर हाईवेज बनाने हैं
और दूसरा पीपल्स कार के नाम से वॉक्स वैगन, जो ब्रांड आज आप देखते हो गाड़ियों का, वो वहाँ पे मार्केट में आया। ठीक है, तो इसके लिए वहाँ पे इससे क्या हो रहा था कि जो नॉर्मल लोग थे उन लोगों को काम धंधा वहाँ पे मिलना शुरू हुआ। अब क्या होगा, अब इसने इस टाइम पे हिटलर ने अपनी एक फॉरेन पॉलिसी भी बनाई। उसने क्या करा कि पहले तो ये सब लोग, जब वर्ल्ड वॉर 1 हो चुकी थी ना, उस टाइम पे एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन। तो लीग ऑफ नेशन वैसी थी जैसे आज यूनाइटेड नेशन है, कि वो सारे ही देशों के बीच में शांति बना के रखना चाहती है। इसी तरीके से पहले लीग ऑफ नेशन थी। तो उसने क्या करा, सॉरी, तो उसने क्या करा, लीग ऑफ नेशन को 1933 में छोड़ दिया, और उसने जो रिनलैंड नाम की जगह थी उसको दोबारा से ऑक्यूपाई कर लिया। ये रिनलैंड वही है जो स्टार्टिंग में अलाइड पावर ने इससे छीन लिया था। रिनलैंड को 1936 में उसने दोबारा से ऑक्यूपाई कर लिया। और ऑस्ट्रिया और जर्मनी जो पहले एक साथ हुआ करते थे, उसने उन दोनों को दोबारा जोड़ा 1938 में। उसने क्या स्लोगन दिया, 1 पीपल 1 एम्पायर 1 लीडर के नाम से। उसके बाद क्या हुआ, उसने स्टूडेंटलैंड नाम की जगह थी, चेकोस्लोवाकिया थी, मतलब इन सारी कंट्रीज़ में भी जाके उसने जितने लोग जो जर्मनी से रिलेटेड थे, जर्मन स्पीकिंग लोग थे, उन सबको एक साथ जोड़ने की इसने कोशिश करी। तो अब इसमें हुआ क्या, जो इंग्लैंड के जो पार्ट था, जो लोग थे, जो यूनाइटेड किंगडम था, सॉरी, जो इंग्लैंड वाला पार्ट था, उसने सोचा कि भाई ठीक है, वर्सलाइज की ट्रीटी में काफ़ी बुरा हुआ इसके साथ, तो ठीक है, अभी अगर ये जो करना चाहता है अपनी कंट्री के लिए, इसको करने दिया जाए। लेकिन हिटलर यहीं पे नहीं रुका। हिटलर ने क्या करा कि धीरे धीरे उसने ये देखा कि भाई जो मेरा देश है वहाँ पे पैसे तो हैं नहीं इतने, तो क्या किया जाए। तो उस टाइम पे उसने ये समझा कि देखो, जितना बड़ा एरिया होगा हमारे पास, उतने ज़्यादा लोग होंगे, उतने ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे, उतने ज़्यादा पैसे होंगे। ये बात उसने समझी। ठीक है, अब यहाँ पे जो उसका इकोनॉमिक्स था, उसने बोला कि देखो, हमारे पास इतना ख़राब सिचुएशन, हम पैसे हम पे है नहीं, तो हमें बहुत सोच समझ के चलने की ज़रूरत है। तो लेकिन हिटलर को इस बात पे बुरा लगा। उसने बोला कि भाई ऐसे लोगों को मेरे को अपनी नाजी जर्मनी के अंदर नहीं चाहिए, और उसने बोला कि आप चले जाओ। अब यहाँ पे इन दोनों की दोस्ती टूट जाती है। ठीक है, हिटलर ने सोचा कि देखो, लड़ाई एक ऐसा जरिया है इकोनॉमिक क्राइसिस से उभरने का, जिसमें हम दूसरे पे कब्जा कर सकते हैं और वहाँ का एरिया अपने अंदर जोड़ लेंगे। तो ऐसी चीज़ सोच के उसने क्या करा, 1939 में पोलैंड पे उसने कब्जा लिया। अब पोलैंड को जो अलाइड पावर्स थी वो सपोर्ट कर रही थी, तो अब क्योंकि उसने पोलैंड पे कब्जा कर लिया, तो इस वजह से फ्रांस और इंग्लैंड जो थे वो इस बात से नाराज़ हो गए। उन दोनों के साथ लड़ाइयाँ शुरू हुई इसकी। अब सितंबर 1940 में क्या हुआ, इसने ट्राई पार्टाई एक्ट इसने साइन करा, जर्मनी, इटली और जापान ने एक साथ। इससे क्या हुआ कि हिटलर जो था उसको इंटरनेशनल पावर अच्छी मिल गई। ठीक है, और जो सपोर्टर्स थे नाजी जर्मनी के, वो भी बहुत सारे पार्ट में यूरोप में धीरे धीरे करके बनते जा रहे थे, जो कि जर्मनी को सपोर्ट कर रहे थे। 1940 के एंड तक क्या होता है, हिटलर जो था अपनी पावर की बिल्कुल हद पे पहुंच चुका था, काफ़ी अच्छी उसमें पावर थी, उसने काफ़ी देशों पे कब्जा कर लिया, सब कुछ उसका सही चल रहा था। लेकिन अब क्या होगा, हिटलर जो है धीरे धीरे अब वो यहाँ पे बता रहा है, क्योंकि वो पूरा, अब उसने सोचा कि मैं तो पूरा यूरोप ही कब्जा करना चाहता हूँ। तो उसके लिए उसने क्या करा, सबसे पहले ये सोचा कि जो मेरे जर्मनी के लोग हैं, इन पे खाना वाना मैं इनको प्रोवाइड करा दूँ पूरा। ठीक है, और इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद मैं इजीली अपना आगे जो यूरोप है उसको कब्जाने का सोचूंगा। लेकिन उसने क्या कर दिया, यहाँ पे सबसे बड़ा काम उसने ये कर दिया कि 1941 जून में उसने सबसे बड़ी गलती ये करी, उसने जर्मनी जो था उसने रशिया पे अटैक कर दिया। अब देखो हुआ क्या था, थोड़े टाइम पहले जर्मनी और रशिया का एक ऐसा, जर्मनी और रशिया का एक वो एग्रीमेंट हुआ था कि अगर जर्मनी जो भी करेगा, रशिया उसमें कुछ भी उसमें दखल नहीं करेगा। तो ये बात जो थी ये थोड़े टाइम पहले डिसाइड हो चुकी थी। अब क्या होगा यहाँ पे कि सबसे बड़ी गलती, अब क्योंकि रशिया चुप बैठा था, रशिया तो बहुत बड़ी पावर थी उस टाइम पे,
अब इसने जब ये करा तो जो रशिया था वो गुस्से में आ चुका था। फिर क्या हुआ, हिटलर ने सबसे बुरा उसके साथ क्या हुआ कि एक साइड से तो उसके साथ फ्रांस और ब्रिटेन लड़ रहा है, उसके दूसरे वाले हिस्से से उसकी लड़ाई चल रही थी सोवियत आर्मी से, रशिया के साथ। तो क्यों, क्योंकि वहाँ पे सोवियत रेड आर्मी जो थी वो घुसना उसने शुरू कर दिया था। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि जो जर्मन सोल्जर्स थे उन्होंने काफ़ी कोशिश करी, लेकिन फिर भी वो करते करते लड़ाई इतनी ज़्यादा हो गई कि वो मतलब बर्लिन वाले एरिया तक जो सोवियत आर्मी थी वो घुस आई थी। ठीक है। इसी टाइम पे जो अब यहाँ पे आप देखो ट्राई पार्टाइट किसके बीच में साइन हुआ था, जर्मनी, इटली और जापान के बीच में। तो जर्मनी के ही एक साथी जापान ने सबसे बड़ी गलती क्या करी कि उसने लड़ाई में यूएसए के ऊपर, यूएसए का एक नेवी का बेस बना हुआ था जिसका नाम था पर्ल हार्बर, उसने क्या करा, उसके ऊपर अटैक कर दिया, बॉम्ब गिरा दिए। अब इस बात पे गुस्सा होके यूएसए ने इस चीज़ के जवाब में जापान के ऊपर एटम बॉम्ब गिराया था। कहाँ पे, हिरोशिमा नाम की जगह पे, हिरोशिमा और नागासाकी नाम की जगह पे उसने यूएसए ने 1945 में जब एटम बॉम्ब गिराया तो उसके बाद लड़ाई ख़त्म हुई है। ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे समझ आ चुका होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे लड़ाइयाँ हुई। ठीक है। अब यहाँ पे देखो नाजी वर्ल्ड व्यू क्या था, मतलब इतने सारी सिचुएशन जो भी चल रही थी इसमें नाजीज लोग कैसे रिएक्ट कर रहे थे, उनका क्या सोचना था। ठीक है। अब देखो हुआ क्या, जो नाजीज थे उन्होंने एक सिस्टम बिलीफ बनाया था, मतलब जो नाजीज थे उनके सामने ऐसी ऐसी चीज़ें रखी गई थी कि उनको बहुत अलग अलग चीज़ें सिखाई जा रही थी हिटलर की तरफ से। वो ये समझा रहा था नाजीज को कि देखो यहाँ पे लोगों के बीच में कोई भी इक्वलिटी नहीं होती है। वो लोगों को ये समझा रहा था कि देखो एक हायरार्की ही होती है हमारी सोसाइटी के अंदर, मतलब ये नीचे है, फिर ये उससे ऊपर है, फिर ये उससे ऊपर है, यही हमारी सोसाइटी के अंदर चलता है। अब लेकिन इसमें वो क्या बताना चाह रहा था, देखो जो लोग होते हैं, ठीक है, जो कि मतलब जिनकी नीली आंखें हैं, जो कि बिल्कुल नॉर्डिक जर्मन्स हैं, वो सबसे ऊपर रखे जाएंगे। ठीक है। और जो जूइश जो थे वो सबसे नीचे रखे जाएंगे। तो उसने क्या करा अपनी सोसाइटी के अंदर, मतलब ऐसे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वो उसने करना शुरू कर दिया। इसमें क्या हुआ, अब उसने ये समझाया कि देखो ये लोग जो हैं ये एंटी रेस हैं, जो जूइश हैं। एंटी रेस मतलब कि इन लोगों का कोई अच्छी इनकी नस्ल नहीं है, उसने ये समझाना शुरू करा। ठीक है। जो आर्क एनिमीज हैं ये आर्यंस के, मतलब कि आर्यंस के ये सबसे बड़े एनिमीज हैं। अच्छा, जूइश को क्यों एनिमीज माना जाता था, क्योंकि देखो जो जूइश थे ना, बहुत टाइम पहले जब जीसस क्राइस्ट थे तो उनके अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि जीसस क्राइस्ट को मारने में जूइश लोगों का हाथ था। तो इसलिए जूइश से वो वैसे भी बहुत ज़्यादा चिढ़ते थे लोग। ठीक है। तो अब यहाँ पे वो यही बता रहा है कि जो लोग थे उनके कलर पे कितना ज़्यादा डिपेंड करता था, उनके एक्सटर्नल फीचर पे कितना ज़्यादा डिपेंड करता था कि वो जर्मनी में रहने लायक है या नहीं। ठीक है। हिटलर का जो रेसिज्म था उसने, वो यहाँ पे ये बता रहा है कि चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर के थ्रू उसने ये चीज़ ली थी। अब क्यों ये बोला जा रहा है, क्योंकि देखो चार्ल्स डार्विन ने ये समझाया था कि प्लांट हो, एनिमल हो, कुछ भी हो, उसमें लगातार ना इवोल्यूशन होता रहता है। मतलब इवोल्यूशन से मतलब वो ये बता रहा है कि देखो नई चीज़ आती है, पुरानी चीज़ें को जाना पड़ता है, तब धीरे धीरे एक हमारी नेचर के अंदर इवोल्यूशन होता है। तो उस चीज़ को उसने इतना उल्टा समझा, उसने समझा कि अगर नई चीज़ लानी है और पुरानी को हटाना है, तो उसने सोचा कि जूइश को हटा दो और जर्मन जो हैं, जो मेरे नाजीज लोग हैं, उन लोगों को मैं प्रमोट करता रहूँ। ठीक है। दूसरी चीज़ उसने क्या गलत समझी कि हर्बर्ट स्पेंसर ने यह बताया था कि आइडिया ऑफ सर्वाइवल का उसने बताया था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इसमें वो ये बता रहा है कि जो स्पीसीज हैं जो अर्थ में रहते हैं वो धीरे धीरे अपने क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालते रहते हैं। जिस जगह पे भी वो रहना शुरू करते हैं वहाँ पे धीरे धीरे जो उनकी बॉडी होती है वो उसके अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। तो इन सब बातों को समझ के उसने सबसे इस चीज़ को कैसे समझा कि देखो लोग वैसे ही रहेंगे जैसे उन्हें रखा जाएगा। तो उसने सबसे गलत क्या समझ लिया इस चीज़ में कि अगर मैं जो एक्सपेरिमेंट कर रहा था ना उनके साथ, जूइश के साथ,
तो उसने समझा कि अगर ये जूइश लोगों को ख़राब सिचुएशन में रखेगा तो थोड़े टाइम में उनकी बॉडी इसी के लायक हो जाएगी और वो वहीं पर आएंगे। तो ये चीज़ें थी जो उसने ना सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड करी उस टाइम पे। वो ये चाहता था कि देखो जो आर्यंस होने चाहिए, जो मतलब प्रॉपर जर्मन आर्यंस हों, वो बहुत खूबसूरत होने चाहिए, बहुत प्योर होने चाहिए, बहुत स्ट्रांग भी होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए जो एक मस्कुलाइन उनके अंदर नेचर होनी चाहिए। ऐसी चीज़ों को समझना उसने शुरू करा और लोगों के सामने यही बोलना उसने शुरू करा। दूसरा क्या था कि जो हिटलर था उसने कॉन्सेप्ट ऑफ लेब्रेंसरम का उसने एक कॉन्सेप्ट था जो उसने शुरू करा, मतलब है लिविंग स्पेस। उसने ये बोला कि देखो जो नई नई टेरिटरीज़ हैं अगर हम उनको एक्वायर करते रहेंगे तो हमारा जो एरिया है हमारी कंट्री का वो बढ़ता रहेगा, और जो नए लोग आते, जितने ज़्यादा नए लोग हमारी कंट्री के अंदर होंगे हमारे पास उतना ही बड़ा एरिया होगा, और जितना बड़ा एरिया होगा उतने ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे, और जितने ज़्यादा रिसोर्सेज उतना ज़्यादा जो जर्मनी है वो पावरफुल होगा। तो ये चीज़ जो थी इसने और ज़्यादा जो उसके अंदर हिटलर के अंदर एक इच्छा थी कि जर्मनी की बाउंड्री बढ़ाने की या मतलब कब्जा करने की, एरिया बढ़ाने की, तो इसलिए उसने इसी सब के चलते हुए उसने पोलैंड को जो है कब्जाया था। और पोलैंड को धीरे धीरे उसके बाद उसने एक्सपेरिमेंट की लेबोरेटरी भी बना दी थी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि रेशियल स्टेट या जो उसका किस तरीके से उसने स्टेब्लिश करा रेशियल स्टेट को। अब यहाँ देखो रेशियल स्टेट में क्या है, जो नाजीज थे उनका ये मन था, मतलब धीरे धीरे जो नाजीज थे उनको ये चीज़ वो सिखाया जा रहा था कि जो जर्मन होने चाहिए वो अच्छे होने चाहिए, और जो बिल्कुल भी अनडिज़ायरेबल लगते हैं उन्हें नहीं रखना चाहिए हमारी एम्पायर के अंदर। ठीक है, नाजीज जो थे उनके दिमाग में ये भरा कि हमें एक ऐसी सोसाइटी चाहिए जो कि प्योर और हेल्दी सोसाइटी हो, बिल्कुल प्योर नॉर्डिक आर्यंस होने चाहिए। ठीक है, सिर्फ वही लोग हैं जो जूइश हैं या जो पोलैंड के लोग हैं, जो पॉलिश लोग हैं, वही अनडिज़ायरेबल हैं। ठीक है, और जो लोग खूबसूरत हैं वही डिज़ायरेबल है, मतलब वही जर्मनी के अंदर रहेंगे। ठीक है, अब देखो रेशियल स्टेट से ना मतलब आप पहले समझ जाओ कि वो ना थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा जो है उसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन की भावना कलर को लेके, रंग को लेके बहुत ज़्यादा आ चुकी थी। ठीक है, तो इसी सब के चलते वो यहाँ बता रहे कि जो इसका मतलब है जो जर्मन्स थे जो कि इम्प्योर लग रहे थे, अब यहाँ पे देखो सिर्फ यहीं तक नहीं अटका था वो कि जो इसे होने चाहिए, जो नाजीज भी हैं चाहे कुछ भी हैं, अगर वो उनमें कहीं भी इम्प्योरिटी लगती है या वो एबनॉर्मल्स लगते हैं किसी भी तरीके से, तो उन लोगों को वो क्या करता था, हटा देता था, या उन लोगों को डेथ पेनल्टी दे देता था, या उसे फिजिकली मेंटली अनफिट बोलता था। और मतलब आप यहाँ समझो बेसिकली कर क्या रहा था, जैसे जो बच्चे हुए है ना, जब बच्चे पैदा हो रहे थे अगर वो बच्चे खूबसूरत हैं, अच्छे हैं, सुंदर हैं, जर्मन्स प्योर जर्मन्स लग रहे हैं, तो उनको मतलब बहुत अच्छे से रखा जाता था। लेकिन जो ऐसे बच्चे पैदा हो रहे थे जो कि जिनमें कोई प्रॉब्लम होती थी वो उन लोगों को अनाथ आश्रम भेज दिया जाता था, और एट द एंड उनकी डेथ ही हो जाती थी। ठीक है, अब यहाँ देखो जो जूइश थे सिर्फ वही अनडिज़ायरेबल नहीं थे, बहुत सारे लोग थे जिनको उसने ऐसा समझना शुरू करा, जैसे जिप्सीज, ये वो थे जो ब्लैक लिविंग लोग थे नाजी जर्मनी के अंदर, उसको भी इन्होंने इन्फीरियर समझना शुरू करा। ठीक है, और दूसरा क्या था, बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा बात होती थी। अब बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज़ मतलब जैसे मदर फादर में कोई एक भी अगर जूइश है तो भी वो चीज़ इसको जो है पसंद नहीं आती थी। ठीक है, जो जर्मनी था उसने पोलैंड पे या जो बाकी जो एरियाज थे रशिया के उस पर जब उसने कैप्चर करा तो वहाँ के लोगों को स्लेव के तरीके से काम कराना इसने शुरू करा। ठीक है, बहुत ज़्यादा लोगों से हार्डवर्क कराता था, बहुत ज़्यादा भूखा रखता था, तो बहुत लोग इसी वजह से मर गए थे। ठीक है, जो जूइश थे वो सबसे ज़्यादा उन्होंने बुरा झेला। क्यों झेला, क्योंकि एक तो नाजीज़ के दिमाग में भी ये भर दिया कि भाई जूइश तो हैं ही बुरे, तो इनसे नफरत ही करो। ठीक है, क्या समझा, क्यों बताया, क्योंकि देखो वो यहाँ पे भी यही लिखा है कि एक स्टीरियोटाइप था कि वो किलर्स ऑफ क्राइस्ट माने जाते थे। ठीक है, दूसरा जो जूइश थे वो ये समझता था कि भाई ये इतने ख़राब होते हैं कि ये तो आपका पैसा भी ले लेते हैं,
मतलब अगर आप इनके साथ दोस्ती बनाओगे तो आपकी ज़मीन भी हड़प जाएंगे, ऐसी वहाँ पे लोग सोचते थे। तो क्या करने लगा ना धीरे धीरे कि जितने ये जूइश थे ना, इनके लिए एक अलग ही एरिया बनाना शुरू कर दिया गीटोस के नाम से। मतलब एक ऐसा एरिया जहाँ पे सिर्फ ये जूइश वगैरह ही रहेंगे। तो उसमें क्या होता था कि एक समय के साथ साथ वो जो गीटोस वाला एरिया होता था ना, वो एक वायलेंस वाला एरिया बन जाता था, और वो एरिया धीरे धीरे एक ऐसा एरिया होता था जहाँ पे ये लोग मरने ही वाले होते थे। ठीक है। तो जो इतना ज़्यादा जो उसके अंदर नफरत थी हिटलर के अंदर जूइश को लेके ना, वो एक ऐसी मतलब चीज़ उसने बनाई कि भाई जो ये जो जूइश प्रॉब्लम बोलना शुरू कर दिया जूइश लोगों को। उसने ये बताया कि इन लोगों का कोई इलाज नहीं है, इनका इलाज तभी हो सकता है जब आप पूरी तरीके से इन्हें सोसाइटी से निकाल दोगे। ठीक है। तो अब 1933 से लेकर 1938 तक जो नाजी टेरिटरीज थी, उसमें बहुत ज़्यादा ही हद से ज़्यादा मतलब जूइश के साथ बुरा होने लगा था। उन्हें कंट्रीज छोड़ने के लिए, या अगर वो वहाँ रहते हैं तो उनकी हालत ख़राब करने, मतलब ये सारी चीज़ें करनी शुरू कर दी। ठीक है। और एट दी एंड पोलैंड वाला जो एरिया था, वहाँ पे इन्होंने इतने सारे, मतलब इसने बेसिकली करा क्या था, जो पोलैंड जो इसने कब्जाया था ना, वहाँ पे इसने छोटे छोटे कैंप्स या ऐसे ही एरिया बनाए थे जहाँ पे ये लोग जो लोग होते थे उनको ये भेज दिया जाता था वहाँ पे, और वहीं पे वो गैस चैम्बर्स में ये लोग धीरे धीरे मर जाते थे। तो ये चीज़ इसने वहाँ पे क्रिएट करी थी। अब है रेशल यूटोपिया। उसके बाद हम यहाँ पे बाद में पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसने बता रखी हैं यहाँ पे यूथ इन नाजी जर्मनी। यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है। अभी हम ये देखते हैं रेशल यूटोपिया क्या है। कुछ नहीं है, वही सेम चीज़ है जो अभी हम रेशल आइडियाज़ हम ऊपर पढ़ते आ रहे हैं। अब यहाँ पे वो ये बता रहे हैं कि देखो, एक तरफ तो लड़ाइयाँ चल रही थी, ठीक है, नाजीज और सॉरी जो आपका हिटलर था, ये चाहता था कि मैं तो पूरा एरिया कब्जा लूँ, मैं ये सबसे मेन पावर बन जाऊँ। लेकिन जहाँ एक तरफ लड़ाई चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ जीनोसाइड भी चल रहा है। जीनोसाइड मतलब नरसंहार, मतलब बड़ी मात्रा में लोग मर रहे थे। देखो, अब यहाँ वो यही बता रहा है कि जो पोलैंड था उसको दो भागों में उसको बांट दिया गया। जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट था पोलैंड का, जो कि जर्मनी ने कब्जा लिया था, उसमें क्या था, जो पॉलिश लोग थे या जो पोलैंड के लोग थे, उनको ये बोला गया कि आप अपनी जगह यहाँ से छोड़ो। और क्योंकि वहाँ एक्चुअली हुआ क्या ना, जब इसने कब्जाया तो लोग वहाँ से जगह छोड़ छोड़ के भागे। ठीक है। तो उन लोगों के जो घर थे ना, वो वहीं रह गए जहाँ पे थे, और ये लोग तो भाग गए वहाँ से। तो वो जो एरिया था ना, वहाँ पे क्या इसने शुरू करा कि जो जर्मन्स थे उनको बोला कि आप जाके इनके घर जो है कब्जा के वहीं रहने लग जाओ। ठीक है। तो जो पोल्स थे उनको मतलब भेड़ बकरियों की तरीके से इसने जो है दूसरे पार्ट में मतलब दूसरे एरिया में इसने भेजा था। ठीक है। जिसको जनरल गवर्नमेंट या डेस्टिनेशन ऑफ द अनडिजायरेबल्स ऑफ द एम्पायर ऐसा बोला जा रहा था उन लोगों को। जो पॉलिश लोग थे, वो जो उनमें जो थोड़े बहुत समझदार लोग थे, या जो ऐसे लोग थे जो इन चीज़ों के अगेंस्ट बोलते थे, उन लोगों को तो बड़े नंबर में इन लोगों ने मारना शुरू कर दिया। ठीक है। जो पॉलिश बच्चे थे जो कि आर्यंस के जैसे लगते थे, उनको ज़बरदस्ती उनकी मदर से छीन लिया जाता था, और रेस एक्सपर्ट्स जो कि नस्ल के समझदार थे उन लोगों को दिया जाता था। वो टेस्ट करते थे, और अगर वो खूबसूरत और अच्छे बच्चे होते थे तो उन्हें जर्मनी फैमिली में दे दिया जाता था पालने पोसने के लिए। अगर नहीं होते थे तो उन्हें ऑर्फनेज में भेज दिया जाता था, जहाँ पे वो एट द एंड मर ही जाते थे। ठीक है। तो इस एरियाज़ को, ये जो जनरल गवर्नमेंट जो थी, या आप ऐसे कह लो वो जो गैस चैम्बर्स बनाए गए थे पोलैंड वाले एरिया में, कब्जाए हुए एरिया में, उसको किलिंग फील्ड फॉर द जूइश बोला जाता था। आप ये देखो, इस तरीके से ना, जो ये देख रहा है कि फ्रेट कार्ड है, इसमें क्या होता है ना, भेड़ बकरी की तरीके से बहुत सारे जूइश जो थे वो भर दिए जाते थे। तो ऐसे ना बहुत सारी सिचुएशंस थी जो जर्मनी के अंदर चल रही थी, और जो कि वाकई काफ़ी दुखद भी थी उस टाइम पे। ठीक है। अब यहाँ से स्टेप्स टू डेथ क्या क्या है, किस तरीके से लोग सिचुएशन चल रही थी, इस यहाँ वाला पार्ट जो यूथ है कैसा था नाजी जर्मनी में, यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। ठीक है। आई होप एक वीडियो और बनेगी, उसमें ये सारा पार्ट आपका ख़त्म हो जाएगा, फिर ये चैप्टर भी कवर अप हो जाएगा उसमें पूरा। ठीक है। तो आई होप दैट्स ऑल फॉर द टुडेज। आपको वीडियोस पसंद आई होंगी, और अगर कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में लिख देना,
And apart from this, yeah, thank you so much, and do like, share my video. Have a nice day.